बच्चों, मैं आशुतोष मिश्रा और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। फर्स्ट लेक्चर है इसका। और एरिया वेक्टर, अभी तक हम लोगों ने एरिया को एक नॉर्मल तरीके से पढ़ा था। आज हम समझेंगे एरिया वेक्टर किस तरीके से होता है। तो दो चीज़ें आज हम लोग देखेंगे, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये सबसे टेक्निकल टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं और कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने के पहले हमको पढ़ना होता है इसमें एरिया वेक्टर के बारे में। एरिया वेक्टर किस तरीके से होता है ये समझते हैं। एरिया वेक्टर, मान लीजिए कोई एक कार्टेशियन सिस्टम है इस तरीके से। हमको मालूम है तीन उसमें एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। मैंने मान लिया एक्स और वाई एक्सेस में कोई एक स्क्वायर मैंने रख दिया उठा करके। ये इसका स्क्वायर है जिसकी जो हर साइड है वो ए है। ये भी ए, ये भी ए, और ये भी है, और ये भी है। अब अगर मैं पूछूं इस स्क्वायर का एरिया बताइए, तो हर बच्चे को पता है एरिया क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला, एरिया निकालने के लिए वो क्या कर देगा, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन कर देगा, L × B कर देगा। यानी कि हम कर देंगे A × A, ये आ जाएगा इसका एरिया। यानी कि ये आ गया A = A × A, या A² = इसका एरिया आ गया है। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम लिखते हैं A क्रॉस A। A क्रॉस A का मतलब क्या होता है, क्रॉस साइन कब लगाया जाता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट का ही मतलब होता है क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि एक तरीके से जो इसका प्रोडक्ट है वो क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। और इससे जो इसका रिजल्टेंट आएगा, यानी कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर आने वाला है। यानी कि इस क्रॉस प्रोडक्ट के पीछे, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इस क्रॉस प्रोडक्ट के पीछे क्या माना गया कि ये एरिया क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी कि यहाँ से हमको क्या मिला है, एरिया वेक्टर मिला है। इसके अलावा अब कोई भी रिजल्टेंट, अब इसको हम वेक्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट दो क्वांटिटीज़ का हमने किया है, तो इसका जो भी रिजल्टेंट है वो क्या है, ए वेक्टर। यानी कि अगर इस स्क्वायर की बात करें, इसका जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये तो मैंने एक 2D शेप बनाया हुआ है, लेकिन जब भी रिजल्टेंट की हम बात करते हैं नॉर्मल हम रिजल्टेंट कैसे दिखा देते हैं, अगर ये दो वेक्टर्स हैं तो इनका रिजल्टेंट या तो ऐसे होगा या तो इस टाइप से होगा। जबकि जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि अगर इस ए और इस ए के बारे में हम बोलें, एक ए ये और एक ए ये, अगर इसके हम रिजल्टेंट के बारे में बोलें तो इसका रिजल्टेंट या तो इस डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से परपेंडिकुलर सरफेस के, इनवर्ड या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड, यानी कि इसके बैक साइड में इस तरीके से। यानी कि या तो इस टाइप से ये इसका एरिया वेक्टर का रिजल्टेंट आया, या तो इसके बैक साइड में इस तरीके से ये रिजल्टेंट आया। तो अगर इस डायरेक्शन में गया होगा, मैंने मान लिया, या तो इसके दो रिजल्टेंट हो सकते हैं, या तो एक ये हो सकता है या तो एक ये हो सकता है। तो अब ये एक्स वाई जेड, अगर ये पॉजिटिव जेड है तो ये नेगेटिव जेड है, क्योंकि हमको मालूम है ये एक्स पॉजिटिव एक्स होता है तो ये नेगेटिव एक्स होता है। ये पॉजिटिव वाई है तो ये नेगेटिव वाई है। उसी तरह जेड भी क्या होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब अगर इसको वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करें तो ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, ये माइनस के कैप और ये के कैप। तो जो भी इसका रिजल्टेंट होगा वो किस तरीके से आएगा, ए क्रॉस ए, और या तो प्लस के कैप या तो माइनस के कैप। यानी कि या तो प्लस के कैप या माइनस के कैप। तो एरिया को हमेशा यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक एरिया वेक्टर की तरीके से लेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और हमेशा जो रिजल्टेंट होगा, जो सबसे इसका नोट करने वाला पॉइंट है, जो भी एरिया वेक्टर होगा ये एरिया ही वेक्टर एक तरीके से। इन दो क्वांटिटीज़ का, इस ए और इस ए क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट आया यानी कि एरिया वेक्टर आया है, वो कैसा आया है, सबसे मेन बात जो ध्यान रखनी है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया है। किससे, सरफेस से। तो हमेशा एरिया वेक्टर किस तरीके से लिया जाएगा, ऑलवेज एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में लिया जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू सरफेस या नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल भी बोल सकते हैं इसको, नॉर्मल टू द सरफेस।
तो इतनी बात समझ में आया कि एरिया वेक्टर किस तरीके से होता है, क्योंकि एरिया को निकालने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है वेक्टर प्रोडक्ट। उससे जो भी हमको रिजल्टेंट मिलता है वो क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर या तो सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा। तो और हमेशा जब भी हम भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे और एरिया वेक्टर की बात करी जाएगी तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाएगा। मतलब किस तरीके से, ये देखते हैं। अगर मैंने कोई एक 2D सरफेस ले ली, इस तरीके से 2D सरफेस है। अब अगर इसके एरिया वेक्टर की बात करी जाए तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में हो सकता है, ये 2D सरफेस है, या तो इस तरीके से हो सकता है आउटवर्ड, या तो इनवर्ड इस तरीके से हो सकता है, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर कोई 3D शेप ले लें, ये भाई देखिए कोई सिलेंडर ले लिया, ये 3D शेप हो गया, तो इस फेस का अगर एरिया वेक्टर पूछें तो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर। इस फेस का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। और अगर बीच वाली इस फेस का पूछें तो या तो ये और या तो ये एरिया वेक्टर हो गए सारे। तो एरिया वेक्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमेशा किस डायरेक्शन में लेना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या नॉर्मल डायरेक्शन में। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो अभी तक हम जो कुछ भी हम पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने टॉर्क पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बहुत सारी कंडीशंस देखी। एक तरीके से सारी हम ये जो चार्ज के पीछे होने वाले जो भी उसके एप्लीकेशंस है वो देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक चार्ज का ही एक एप्लीकेशन है या उसी की एक प्रॉपर्टी है, हम ये बोल सकते हैं चार्ज की, कि उसी के पीछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कोई चीज़ होती है जो जनरेट होती है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे चार्ज के बिहेवियर की स्पेस पे, फ्री स्पेस में बात करते थे कि कहीं पर भी हमने चार्ज को रख दिया, उसके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखी किस डायरेक्शन में जा रही है। कहीं पर भी दो चार्ज को उठा के रख दिया तो हमने बोला ये अरेंजमेंट बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज का जो भी बिहेवियर देखेंगे वो किसी ना किसी सरफेस के रिस्पेक्ट में देखेंगे। यानी कि अब हम लोग जो भी कुछ देखने वाले हैं वो दो सरफेस पे देखने वाले हैं, या तो 2D सरफेस या तो 3D सरफेस, दो सरफेस पे देखेंगे। अब जो 2D सरफेस होगी, 2D सरफेस या 3D सरफेस, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होकर के जाएंगी वो या तो 2D सरफेस से होकर के जाएंगी या 3D सरफेस से होकर के जाएंगी। 2D सरफेस को यहाँ पर बोला जाता है ओपन सरफेस, ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है, और 3D को बोला जाता है क्लोज सरफेस। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, पहले इसको इसके डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally या perpendicular to the surface। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अरेंजमेंट होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, एक एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू हमें क्या पता चलता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली या परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी कि जैसे कोई ये एक सरफेस रखी हुई है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से होकर के जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो अब हमको दिखाई पड़ रहा है सरफेस से कैसे इनका एंगल क्या है, 90 डिग्री, नॉर्मल के डायरेक्शन में जा रही हैं। जैसे मैंने कोई इस तरीके से कोई एक 2D सरफेस रख दी है या 3D सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से होकर के जाएंगे, इधर से गई इधर से पार हो गई, एक इधर से गई एक इधर से पार हो गई। यानी कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होकर के जाएंगी, नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होकर के जाएंगे। अब मैंने एक दूसरा ब्लॉक बनाया, अब ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ही थी, लेकिन जब मैंने इसका एरिया कम कर दिया तो अब केवल 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इससे होकर के जा रही हैं, बाकी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्पेस से होकर के जा रही हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो केवल उन फील्ड लाइन्स को लिया जाता है, उन फील्ड लाइन्स पे हम लोग फोकस करते हैं जो फील्ड लाइन्स सरफेस से होकर के जा रही होती हैं। अब इस फील्ड लाइन और इस फील्ड लाइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि इससे एक बात पता चली, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है,
एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड कर रहा है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना अच्छा है। दूसरा डिपेंड कर रहा है सरफेस के एरिया पे, यहाँ पर एरिया ज़्यादा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने दी और चारों की चारों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से होकर के जा रही हैं। यहाँ पर इसका एरिया कुछ मैंने कम कर दिया तो अब केवल 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होकर के जा रही हैं और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं स्पेस से होकर के, यानी कि एरिया कम करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कम हो गई। यहाँ पर एरिया बढ़ाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ गई। तो और इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, इस तरीके से। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चली कि जो फाई होता है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक तो ई पे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, और एक हमारे एरिया वेक्टर पे, या एरिया भी बोल सकते हैं इसको, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है और दूसरा जो भी सरफेस का एरिया होता है उससे डिपेंड करता है। इन दोनों से हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, जहाँ पर एरिया को हमेशा वेक्टर की तरह लिया जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। अब अगर एक जनरल तरीके से बात करें कि यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, कितनी फील्ड लाइन्स होकर के जा रही हैं, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ फाई इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से होकर के जा रही हैं, 1 2, यानी कि यहाँ पर फाई इक्वल टू 2 हो गया। तो जैसे जैसे एरिया हम लोग घटाते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, या एरिया घटाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती जा रही हैं। तो फाई इक्वल टू 2, यहाँ एरिया बड़ा करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, ज़्यादा थी, यानी कि फाई इक्वल टू 4। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली या परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पर सरफेस का एरिया ज़्यादा बड़ा था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा थी, यहाँ पर सरफेस का एरिया कम था इसलिए यहाँ से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होकर के जा रही हैं। तो यहाँ फाई इक्वल टू 2, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी ध्यान रखना है। और आपको डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई पड़ गया है, ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो फाई डिपेंड करता है ई पर और फाई डिपेंड करता है ए यानी कि एरिया पर। एरिया को वेक्टर क्वांटिटी की तरह लिया जाता है, पहले ही बता चुके हैं आपको। तो फाई इक्वल टू ई डॉट ए, यानी ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ से फाई आ गया। अब बाई द वे अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एंगल पे जा रही होंगी तब क्या होगा, इसको देखते हैं। और ये ध्यान रखना है 2D सरफेस को हम लोग ओपन सरफेस और 3D सरफेस को क्लोज सरफेस बोलते हैं। अब हमारी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एंगल पर होकर के जाएं, जैसे बाय द वे हमने ये बनाया, यानी कि एंगल पे भी डिपेंड करेगा कुछ ना कुछ, तो इसका एरिया वेक्टर सबसे पहली बात तो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। परपेंडिकुलर मतलब अगर ऐसे बनाए तो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन अब 2D बना रहे हैं इसलिए इस डायरेक्शन में बनाया है। अगर इस तरीके से बनाया जाए तो इस तरीके से होगा, या बल्कि चलिए ऐसे ही रहने दीजिए। और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं इस तरीके से, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसके एरिया से कितना एंगल बना रही है, एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बना रही है, ये हमारा ई है। तो जो भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेनी होती है वो हमेशा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में और वो भी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लेना होता है। यानी कि क्या करेंगे, इसके 2 कंपोनेंट ब्रेक करें हमने, एक कंपोनेंट ब्रेक किया इसी डायरेक्शन में तो वो आया ई कॉस थीटा, और एक किया इस डायरेक्शन में वो आया ई साइन थीटा। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए होती है। तो यहाँ से फाई क्या आया, फाई इक्वल टू हमने पढ़ा है ई डॉट ए। अब यहाँ पर एक ई क्या था, ई का इन्हें एक एंगल बनाया था एरिया वेक्टर से थीटा, तो वो ना लेकर के हम उसका कंपोनेंट लेंगे क्या, ई कॉस थीटा, यानी कि ये हो गया ई कॉस थीटा डॉट ए, यानी कि यहाँ से एक फार्मूला और आ गया ई ए कॉस थीटा। तो ये हमारा तब का फार्मूला है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से कोई और एंगल बना करके जाती हैं, यानी कि नॉर्मली नहीं जा रही हैं, परपेंडिकुलर नहीं जा रही हैं, बल्कि कोई एंगल बना रही हैं। यहाँ पर थीटा एंगल बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी सरफेस से। सबसे पहले हमें उसका कंपोनेंट ब्रेक करना होगा किस डायरेक्शन में, अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ब्रेक किया तो आया फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना। अब हम लोग आते हैं 1-2 क्वेश्चन इसके लगाते हैं, छोटा सा टॉपिक है। अब हमको एक 2D सरफेस दी गई है
बल्कि इसको स्क्वायर बना लेते हैं। हमको इस तरीके से एक 2D सरफेस दी गई और इसमें जो है इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, ए है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इसका जो एरिया वेक्टर होगा फिर से किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है। हमसे पूछा गया इसके लिए फाई निकालना है हमको, तो फाई इक्वल टू हमको पता है क्या, ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा भी यूज़ कर सकते हैं। थीटा हमेशा कैसा होना चाहिए, ई और ए के बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, या तो बोल सकते हैं कि सेम डायरेक्शन में हो या दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। तो यहाँ पर जो एंगल है कितना है, वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हमको दिखाई पड़ रहा है। जिस डायरेक्शन में ई है उसी डायरेक्शन में ए है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हुआ, ई ए इक्वल टू फाई इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1। अब एरिया कितना है, ए स्क्वायर। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी जाती 4, तो ये हो गया 4, ए कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक स्क्वायर दिया गया, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4 ए स्क्वायर। यानी इस सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4 ए स्क्वायर होगी। ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। अब एक अगला हम लोग करते हैं। अब हम लोग को एक दिया गया है, एक सर्कुलर सरफेस दी गई है इस तरीके से। इस तरीके से हम लोग को एक सर्कुलर सरफेस दी गई है। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से जा रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है मान लीजिए, ठीक। इसका जो भी एरिया वेक्टर होगा, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो इसका एरिया वेक्टर है ये बाय द वे नॉर्मल है, ये हमारा जा रहा है इसका एरिया वेक्टर, और हमको ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री, और हमसे बोला गया है इस सरफेस के लिए हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। ये जो हमारा सर्कुलर सरफेस है इसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। तो हमको दिया गया है एक सर्कुलर रीजन है और इसकी रेडियस भी कुछ मान लेते हैं। मान लिया इसकी रेडियस जो है ये जो दी गई है, ये दी गई है r। हमें फॉर्मूला पता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये हमको फार्मूला मालूम है फ्लक्स का। तो हमको एक सर्कुलर सरफेस दी गई है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही हैं और कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। किससे, इसकी बाइसेक्टर लाइन से या इसके नॉर्मल से इस तरीके से एंगल बना रही हैं, और ये हमारा एरिया वेक्टर है। तो हम जब भी जो भी एंगल ले रहे होते हैं, थीटा ले रहे होते हैं, ये हम लेते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। जबकि यहाँ पर जो हमको एंगल दिया गया है वो कौन सा एंगल दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके डायमीटर से बोल दीजिए जो एंगल बना रही है 30 डिग्री। हमको इस एंगल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको इस एंगल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये एंगल किसका बीच का है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो अब सीधी सी बात है, ये परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है, तो डायमीटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो ये अगर 30 दिया गया है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। कहने का मतलब है अगर जब भी कोई क्वेश्चन एंगल वाला आएगा, किसी एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, तो हमको ध्यान रखना है जो भी एंगल हमको देखना है वो एंगल हमको देखना है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, ना कि कोई भी एंगल देख लेंगे। तो यहाँ 30 डिग्री एंगल दिया गया था, हम सीधे 30 नहीं यहाँ पे यूज़ करना है हमको, बल्कि यहाँ पर हमको देखना था कि ये 30 डिग्री एंगल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमको जो एंगल लेना होता है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का लेना होता है। तो ये नॉर्मल होता है 90 डिग्री, ये 30 दिया गया तो ये 60 डिग्री। अब क्वेश्चन सिंपल है, ये हमको दिया गया है, बाय द वे ई की वैल्यू 1 होती, तो 1 इंटू ए। अब ये एक सर्कल है, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा, थीटा हमने कितना निकाल लिया, 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से पाई आर स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यानी कि यहाँ से जो फाई की वैल्यू आई वो आई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा हो गया इस सर्कुलर रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से जा रही होती, एरिया वेक्टर से 60 डिग्री का एंगल बना करके जा रही होती, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, फाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब हम लोग देखते हैं एक 3D सरफेस के लिए एक न्यूमेरिकल। अब हमारी एक ये 3D सरफेस है,
इस तरीके से। ये हमारी 3D सरफेस है और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये हमारा ई है, ई का डायरेक्शन। हमसे पूछा गया है इसकी हर फेस पर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फेस मतलब इसकी कितनी फेस होंगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये नीचे वाली फोर्थ, ये फ्रंट वाली 5 और बैक वाली 6। यानी कि हमें निकालना है 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6 की वैल्यू निकालनी है हमको। इसके हर फेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। ये एक 3D ब्लॉक था, 3D क्यूब था, क्यूबाइड था, कुछ भी बोल सकते हैं। एरिया की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। वैल्यू के लिए आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं जो मैं आपको दूंगा बाद में। इससे ये किसी एक ऐसे रीजन में रखा हुआ है जहाँ से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी। हमको इसके हर फेस पर यानी कि फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, फेस 5 फ्रंट वाला और फेस 6 बैक वाला, उस पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फार्मूला हमको एक ही पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, phi = EA cos थीटा। अब अगर हम phi1 की बात करें, phi1 की, तो phi1 में E और एरिया वेक्टर है। phi1 की अगर बात करें तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर या नॉर्मली आउटवर्ड्स। यहाँ पर एरिया वेक्टर होगा ये। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। यानी कि EA cos 180। हम एंगल की वैल्यू बाद में रखेंगे। ये हो गया मेरा phi1। अब phi2 के लिए बात करें तो phi2 का एरिया वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में। अब की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया भी इसी डायरेक्शन में है। यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो phi2 कितना हो गया, EA cos 0 डिग्री। अब बात करते हैं phi3 की। phi3 यानी कि ये ऊपर वाली सरफेस। अब यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जबकि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। यानी कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। हमेशा किस डायरेक्शन में लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया जाता है। तो यहाँ पर एंगल है हमारा 90 डिग्री, cos 90। अब phi4 देखें। अब अगर phi4 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में, जबकि एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड्स। यानी कि एंगल कितना है इसका, इसके बीच का ये एंगल है, या तो ये भी एंगल बोल सकते हैं, ठीक, इन दोनों के बीच का। यानी कि EA cos 90, अभी भी कितना एंगल है, 90 डिग्री है। अगर phi5 की बात करें, यानी कि इधर की बात करें, तो सीधी सी बात है, अगर ऐसे ब्लॉक रहा होगा तो जिसकी फ्रंट साइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे इस तरीके से जा रही होंगी, इस सरफेस से होकर के ही नहीं जा रही हैं। यानी इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही है। तो ये क्या हो गया, phi5। ये अगर इससे होकर के जा रही होंगी तब भी क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। अगर इसकी बात करें तो इसमें बाहर की तरफ, इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, और जो एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड्स, यानी कि इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, जो ये फ्रंट वाली फेस है, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, एरिया वेक्टर इधर। यानी कि कितना एंगल हो गया, फिर से कितना हो गया, 90 डिग्री। EA cos 90 डिग्री। इस तरीके से हम किसी भी फेस में जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो निकाल सकते हैं। अब आप एंगल की वैल्यूज़ रख दीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। अब अगला न्यूमेरिकल देखता हूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा। हमको एक क्यूब या क्यूबाइड दिया गया था, एरिया के लिए मैंने कोई बात नहीं करी है। या ये क्यूब और क्यूबाइड एक ऐसे रीजन में रखा था जहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी। हमसे पूछा गया था हर फेस पर इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए 2 ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, 3 चीज़ों की बल्कि। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में होना चाहिए वो सरफेस, यानी कि उस सरफेस से हो करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो करके जानी चाहिए। दूसरा, उसका कोई एरिया होना चाहिए। और तीसरा, हमको देखना होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अगर फेस 1 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड्स नॉर्मली, यानी कि ये डायरेक्शन। अगर फेस 2 की बात करें तो एरिया वेक्टर भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी इधर ही है, यानी कि ये हो गया phi2।
अगर फेज़ 3 की बात करें तो एरिया वेक्टर भी ऊपर है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में यानी कि 90 डिग्री। अगर फेज़ 4 की बात करें तो फिर से एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स नॉर्मली और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यानी कि cos 90 होता है 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये होता है 1 यानी कि ये हो गया ये -1, ये तो ये हो गया -E है। जबकि 5 और 6 से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं जा रही हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एरिया वेक्टर है। ये एंगल भी देख लो, अगर जा भी रहे होंगे तो 90 डिग्री है, ये बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी कि 5 और 6 भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब एक अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको एक सिलेंडर दिया गया इस तरीके से, ये भी किसी ऐसी जगह पे रखा है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से होकर के जा रही है। और हमको बोला गया है नेट फ्लक्स बताना है, फाइंड नेट फ्लक्स ऑन दिस सिलेंडर, यानी कि हमको फाई नेट निकालना है। अब हमको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कितनी फेज होती हैं, 3 फेज। कौन कौन सी, एक ये और एक ये बीच वाली। यानी कि अगर ये सिलेंडर हो तो एक इसकी फेस ये होगी, एक फेस ये होगी और एक फेस ये होगी। हमें कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एंगल एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है तो बीच का एंगल 180 डिग्री, और अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। इसके अलावा किसी और एंगल पे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम उसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर इसको बोल देते हैं फेस 1, इसको बोल देते हैं फेस 2, और ये हो गया हमारा फेस 3। अब इसको थोड़ा साफ साफ इधर बना लेते हैं इस तरीके से, ये 1, ये 2, ये 3। अगर हम 1 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए ले रहे हैं हम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर 1 की बात करें तो इस फेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, आउटवर्ड सरफेस से, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, यानी कि अपोजिट। तो फाई 1 क्या हो गया, ये कॉस, दोनों के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी कि कॉस 180 डिग्री, यानी कि -E। फाई 2 की अगर बात करें तो एरिया वेक्टर इसका इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, यानी कि EA कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि EA। अब अगर हम फाई 3 की बात करें तो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड्स नॉर्मली, और इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी कि EA कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि 0। अगर हम फाई नेट की बात करें तो फाई नेट इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 कितना है, -EA, फाई 2 कितना है, +EA, और फाई 3 कितना है, 0, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया 0। यानी कि जो नेट फ्लक्स होगा इस सिलेंडर का वो कितना होगा, 0 होगा। एक हमको सिलेंडर दिए गए तो जो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, हमको बताना था नेट फ्लक्स इस सिलेंडर पर कितना होगा, यानी फाई नेट कितना होगा। तो हमको पता है सिलेंडर की 3 फेस होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हर फेस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है और उसका एंगल देखना है एरिया वेक्टर के साथ में, और कंडीशन ये है कि एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉर्मली आउटवर्ड होना चाहिए। तो फेस 1 के लिए एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड इस डायरेक्शन, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो ये थी, यानी कि इधर एरिया वेक्टर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर दोनों के बीच का एंगल देखा जाए तो कितना हो गया,
180 डिग्री, यानी कि फेस 1 पर जो फ्लक्स था उसमें जो एंगल बन रहा था 180 डिग्री का था, तो φ1 आ गया माइनस ई है। φ2 के लिए बात करें तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, यानी कि cos 0 डिग्री, तो आ गया ई है। जबकि φ3 की बात करें तो नॉर्मली आउटवर्ड, यानी कि इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी कि ये cos 90 होता है 0, इसलिए पूरी क्वांटिटी हो गई 0। फाइनेट निकालना था तो φ1 + φ2 + φ3 और ये से ये कैंसिल हो गया, यानी कि नेट फ्लक्स जो है इस सिलेंडर में वो कितना आ गया 0 डिग्री, 0 आ गया। तो इस तरीके के आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। जो मेन अच्छे न्यूमेरिकल मिलेंगे वो गॉस थ्योरम में मिलेंगे। छोटा सा टॉपिक है और बस थोड़ा सा इसमें चीज़ें समझने वाली मेन ये है कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल, एरिया हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड, ये 2-4 चीज़ें इसके याद रखने वाली हैं दिमाग में। बाकी इसके न्यूमेरिकल सिंपल होते हैं, आप आसानी से लगा सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।